हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 ऑन द टॉपिक मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट में हमने मेंटेनेंस सेक्शन 125 किया था। आज हम 126, 127, 128 करते हुए खत्म करेंगे इस चैप्टर को। शैल वी स्टार्ट? हियर वी गो। तो 126 क्या कहता है, 127 क्या कहता है और 128 क्या कहता है, मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका ब्रीफ करता हूं। समझ में आया जी? अपने अपने बेरक में से सभी निकाल दीजिए सेक्शन 126। आई होप अब तक निकल जाना चाहिए था, हम लोग निकल गया। 126 126 देखिए 126 बात करता है ज्यूरिसडिक्शन कि कहां केस चल सकता है। देखिए ये जो पूरा ही चैप्टर है ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए है। क्लियर? तो उनके लिए एक इनेबलिंग प्रोविजन क्रिएट किया जा रहा है। वो जहां है चाहे वहां केस कर ले या फिर जहां अपोजिट पार्टी है वहां केस कर ले। समझ में आया? क्या सिर्फ इतना ही है 126? नहीं, ये इससे कहीं आगे है। समझो, सबसे पहले अंडर सेक्शन 125 प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 may be taken against any person in any district। यानी कि चाहे वो आदमी रहता कहीं और है लेकिन काम के सिलसिले में अगर एक विजिट भी किया उसने किसी और शहर में, इवन कि उस शहर में जब प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है तब अगर वो उस शहर में कोई मीटिंग अटेंड करने गया हुआ है तब भी उसको समन भेजे जा सकते हैं। मान लो एक हफ्ते के लिए कोई किसी दूसरे शहर गया, चंडीगढ़ का आदमी बॉम्बे गया है, तो क्या बॉम्बे में केस फाइल करके वहीं के वहीं उसको समन सर्व कराए जा सकते हैं? आंसर इज यस। ठीक है जी। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट ये क्यों बनाया गया? ताकि वो आदमी ये बहाना ना मार सके मैं तो यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आया था, इस कोर्ट की जुडिशरी तो बनती नहीं है। प्रूव करते रह जाएगी वाइफ नहीं नहीं जी 2 दिन के लिए 20 दिन से यहीं पे रह रहा है, ये ज्यादा रहते हैं अभी उस शहर में है। मान लो पति पत्नी को छोड़कर अब जानबूझ के सेल्स का काम करना शुरू कर दे, कभी किसी शहर कभी किसी शहर, तो वाइफ के लिए तो मुश्किल हो जाएगी, कहां केस करे? समझ में आ गया? मान लो उसकी 2-3 जगह दुकानें उसने खोल ली हैं, कभी एक दुकान कभी दूसरी दुकान, तो सीधी सी बात है पॉइंट लिखा वेयर ही इज, जहां पे अब है वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स, यानी कि वहां पे जहां वो है या यहाँ पे जहां उसकी वाइफ अब रहती है। समझ में आया? Where he last resided with his wife, जो उनका मैट्रिमोनियल होम था, और as the case may be with the mother of the illegitimate child। अगर वो बच्चा केस कर रहा है अपने फादर पर मेंटेनेंस के लिए तो उस बच्चे की मां के साथ वो आदमी जहां रहा है वहां पर केस वो बच्चा डाल सकता है। इज माय पॉइंट क्लियर? अब मैं आपको बेरेक्ट अपनी स्क्रीन पर लेके आऊंगा, दिखाऊंगा। ये देखिए बेरेक्ट आपके सामने है, फिर मैं इसके एक एक पॉइंट की गहराई में आपको लेकर जाऊंगा। ये देखिए देखिए पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन। ठीक है जी, मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज, जहां वो रह रहा है, हियर हिज वाइफ रेजिड्स, लास्ट रेजिडेंट विद हिज वाइफ, और एज द केस में भी विद द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। यानी कि अगर एक बच्चा है नाजायज औलाद, ठीक है जी, तो वो वाइफ तो नहीं है ना उसकी मां, तो जहां पर उस इलेजिटिमेट चाइल्ड की मां के साथ वो आदमी रहा है उस जगह पर केस कर सकते हैं। क्लियर? अब जितने भी एविडेंसेस हैं वो अब जिसकी जेब से पैसे निकलने हैं, क्योंकि उसके लिए एक्यूज्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे। जिस पर्सन पर ये केस फाइल होगा मेंटेनेंस का, इज दैट पर्सन एन एक्यूज्ड? क्या उसने ऑफेंस किया? नहीं, बिकॉज इट इज सिविल इन नेचर। ये पॉइंट इसमें कवर नहीं हुआ, लिख लो इस पॉइंट को। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 आर सिविल इन नेचर, therefore the person liable to maintain, therefore the person liable to maintain is not called
an accused. So also, अब जब हम मेंटेनेंस के लिए डालते हैं, वो कोई सिविल सूट नहीं होता, वो क्या होता है, एप्लीकेशन फाइल करते हो, प्लेट नहीं फाइल करते, और जो अप्लाई कर रहा है वो बन जाता है एप्लीकांट। समझ में लिखिए, सो आल्सो an application under section 125 is not a complaint, is not a complaint within the meaning of within the meaning of within the meaning of section 2D of CRPC. क्या ठीक है जी। अब अगर एक आदमी समन रिसीव ही नहीं कर रहा है, गायब हो जाता है, ठीक है, समन रिसीवर, तो क्या एक्स पार्टी काम हो सकता है? हाँ हो सकता है। वैसे जनरल रूल दिया हुआ है 126 क्लॉज 2 में कि जितने एविडेंसेस हैं इन प्रोसीडिंग्स में शेल यानी कि मैंडेटरी बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हूम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज्ड टू बी मेड। ठीक है, एक्यूज वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। When his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, अगर उसकी personal attendance dispensed with है तो उसके pleader की and shall be recorded in the manner prescribed for summons case। अब ट्रायल के 5 प्रोसेस मैंने बताए थे, 5 ट्रायल प्रोसेस, 5 प्रकार के ट्रायल के प्रोसेस थे, तो ये कौन चलेगा? तीसरे वाला। वो कौन सा था? ट्रायल ऑफ समन केसेस। समन केसेस में क्या चार्ज फ्रेम होना मैंडेटरी है? नहीं है। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए आगे और आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड, ये किस लिए रूल बनाया? ताकि जब हस्बैंड वाइफ हर बार हर तरीक पे आ रहे हैं, उसके सामने सारे बयान हो रहे हैं, तो दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज का चांस बढ़ जाता है। समझ में आया? और आगे चलते हैं। इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड इन द पर्सन अगेंस्ट हूम, जिसके खिलाफ वो विलफुली अवॉइडिंग सर्विस है, विलफुली निग्लेक्टिंग टू अटेंड द कोर्ट है, तो वो क्या करेंगे? एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकते हैं। क्या ये एक्स पार्टी तुड़वाई जा सकती है? मे बी सेट असाइड। कितने टाइम के अंदर अप्लाई करना होगा? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट thereof subject to such terms including terms as payment of costs भी to the opposite party, यानी कि जिस पार्टी ने ली है एक्स पार्टी डिग्री, समझ में आया, उस पार्टी फिर बाद में एक्स पार्टी टूटती है तो उसको कॉस्ट मिल जाती है। समझ में आया? देखो, हस्बैंड और वाइफ ने हस्बैंड पर केस किया, हस्बैंड विलफुली निग्लेक्ट कर रहा है, अटेंड नहीं कर रहा कोर्ट को, तो वाइफ की फेवर में क्या आ गया? एक्स पार्टी। 3 महीने के अंदर हस्बैंड ने उसको क्या किया? चैलेंज कर दिया, एक्स पार्टी टूट गई, मगर इसको कॉस्ट देनी पड़ती है वाइफ को। समझ में आ गया कि जो एक्स पार्टी लेने की कॉस्ट आई थी, वकील करना पड़ा, ये होगा, उसको कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, जनरली 2, 4, 5 हजार रुपए तक होगा। हाँ जी, 3 महीनों के बदला अंदर जाएगा क्या? बदला अंदर जाएगा क्योंकि इसमें मेंटेनेंस नहीं दी, डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे जब तक अपील का पीरियड होता है तब तक कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं होती। एक्स पार्टी डिग्री जब आएगी, अगर जितना भी अपील का पीरियड, ये सिंपल रूल है सभी सिविल प्रोसीडिंग्स का। एग्जीक्यूशन किसी भी डिग्री की तब तक नहीं हो सकती जब तक क्या है? अपील। क्लियर? ओके फाइन। अभी उसके बाद भी होती है। फिर कोर्ट इन डीलिंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 shall have power to make such order as to the cost। अब जब लगाते हैं मेंटेनेंस तो साथ में कॉस्ट का ऑर्डर दे सकते हैं, वकील का खर्चा। क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या मैं चलूं आगे? नेक्स्ट और आगे चलते हैं 127 की तरफ। पहले मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। डायग्राम से देखो जी, क्लॉज 1 क्या कहता है? ज्यूरिसडिक्शन, किस किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है? पहला, जहां वो आदमी अब है, चाहे वो टेम्परेरी रेजिडेंस है उसका, ठीक है, ये पेरेंट, वाइफ, चाइल्ड, सब पर ये बात अप्लाई होती है। क्लियर? फिर वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स, ठीक है, यहां पर ये किस पर अप्लाई हो रहा है? वाइफ और चिल्ड्रन पे। समझ में आ गया? वेयर दे लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, ये भी वाइफ और चाइल्ड दोनों पे अप्लाई हो रहा है। क्लियर? इलेजिटिमेट चाइल्ड वाली बात भी इसमें आ गई।
उसमें वाइफ के साथ नहीं, उसमें ये देखा जाए जहां इलिजिबेट चाइल्ड की मदर के साथ रहा है। क्लियर? आगे देन ऑल एविडेंसेस टेकन, क्लॉज 2 क्या कहता है? जितने भी एविडेंस लिए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन, जिसके खिलाफ मेंटेनेंस क्लेम की गई है। इसकी एक्सेप्शन क्या है? अगर पर्सनल मेंटेनेंस डिस्पेंस्ड विद है तो प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द लीडर। ठीक है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है, हो सकता है। एप्लीकेशन टू सेट असाइड हो सकती है, हाँ हो सकती है। कितने टाइम में हो सकती है? 3 मंथ में हो सकती है। कब होती है? जब विलफुली अवॉइडिंग द सर्विस है या फिर विलफुली नेग्लेक्टिंग टू अटेंड द कोर्ट है। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? और आगे आ जाओ। केस कैसे चलेगा? जैसे समन केस चलता है। ठीक है, क्या कॉस्ट भी अवार्ड हो सकती है? यस, कॉस्ट भी हो सकती है, मे बी अवार्ड। एनी क्वेश्चन? चले आगे। अब इस पर आ जाओ, मेन बातें इसकी। ये देखो, ये सब मैं करवा चुका हूं। अब एक केस आया जागीर कौर वर्सेस जसवंत सिंह। The word last resided under section 126(1)(c) means the last residence in India or in India, जहां पे place last resided, उसके बाद वो कनाडा चले, थोड़ा कनाडा में रहेगा, वहां लड़ाई हुई, दोनों अलग होके आ गए, तो place last resided वो नहीं देखी जाएगी कनाडा वाली, वो देखी जाएगी last resided in India and not the residence in a foreign country। ये जजमेंट कौन सी है? जागीर कौर केस, याद रहेगा। चले आगे, और आगे चलते हैं। अब 126(1)(a applies on parents, children, women. B and C applies only on children and women। आगे नेक्स्ट क्लॉज 2 में आ जाओ। ऑल एविडेंस वर्ड यूज हुआ है। ठीक है जी। No evidence shall be taken in the absence of such person। समझ में आया? इसका ये मतलब निकला। ये क्यों है? ताकि पैचअप हो सके वाइफ के साथ। ओके, सारे एविडेंसेस उसके सामने लिए जाएंगे। अगर दोनों मियां बीवी बार-बार मिलेंगे, अगर हो सकता हुआ तो उनका पैचअप भी हो सकता है और वो नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करते हैं। फिर क्या उसके एब्सेंस में भी एविडेंस रिकॉर्ड हो सकते हैं? हाँ। पहला सिचुएशन क्या है कि पर्सनल एविडेंस डिस्पेंस्ड विद, और दूसरा विलफुली अवॉइडिंग सर्विस। ओके, सेट असाइड विद इन 3 मंथ्स। सब करवा चुका हूं ये मैं। ओके, क्वांटम हाउ टू बी असेस्ड, कितनी मेंटेनेंस लगानी है वो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। खास करके जब वो साथ रहते थे तब अपनी वाइफ को किस स्टैंडर्ड से मेंटेन करता था वो भी देखा जाएगा, और अब उनका क्या स्टैंडर्ड है जिसको देनी है मेंटेनेंस, वो किस स्टैंडर्ड से रह रहा है। इनकम ऑफ हस्बैंड एंड सेपरेट इनकम ऑफ वाइफ may also be taken into consideration। ठीक है जी। पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो मैंने पहले भी बता रखा है इसमें। आगे भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी, इट वाज हेल्ड there is no period of limitation has been prescribed कहीं पर भी। ठीक है, बस मांग कितनी सकते हैं? पिछले 1 साल की। क्लियर? तो ये कंटिन्यूइंग नेचर का एक रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है। ओके, 126 यहां खत्म होता है। एनी क्वेश्चन? क्या मैं चलूं आगे? ठीक है जी। जहां आदमी रह रहा है, जहां वो वाइफ के साथ लास्ट टाइम रहा, जहां इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर के साथ रहा, या फिर जहां उसकी वाइफ हो गई। समझ में आया? नाराज होकर मायके चली गई है तो वहां पर भी केस डाल सकती है। अच्छा, वैसे ही आज डिसीजन हो रहा था, एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ चली गई मायके। क्लियर? और अब हस्बैंड वाइफ को बार-बार केस कर रहा है, ठीक है, कि बात तो कर ले। फोन उठा रहा है, वाइफ का फोन उठा रहा है उसका भाई या उसकी मां या फिर उसका बाप, यानी ससुर, सास ससुर, ये साला। ठीक है, वो कह रहे हम जब उसे करनी नहीं बात, मेरी दीदी आपसे बात ही नहीं करना चाहती, वो कहता है हेलो मैं हस्बैंड हूं, अपनी वाइफ के साथ रहने का, ठीक है, मियां बीवी में एन होती रहती है, कोई बहस बसाई होगी, ठीक है, चली गई मायके उठ गई, ये थोड़ा आपको बात नहीं करेगी। कभी 3 महीने हो गए मुझे फोन करते, मेरी बात क्यों नहीं करा रहे?
समझ में आया? अब अगर कोई बात नहीं करा रहा, हस्बैंड क्या करे, प्रैक्टिकली क्या करे? सीआरपीसी क्या जवाब देती है? कैसे? किसको लगाओगे एप्लीकेशन? हाई कोर्ट में भी हैबियस कॉर्पस पढ़ सकती है, पर वो तो बड़ा काम हो गया ना, छोटा काम एकदम से क्या करोगे? सीधा पुलिस में भी जा सकता है, ना हो तो एसडीएम के पास सेक्शन 97 की एप्लीकेशन लगा दो। सेक्शन 97 क्या कहता है दिखा दूं क्या? ये देखो जी, ये आज किसी ने मुझे सलाह ली तो मैंने उसे बताया था, याद रहा, पेज नंबर 61 पे दोबारा आना है हमने, ठीक है? ये देखो, ये आपके सामने मैं ले रहा हूं, लेके आ रहा हूं सेक्शन 97। हालांकि मुझे आज पता किसने क्या बोला, कहते हैं 97 में तक्का हो रहा है, लॉ में लिखा हुआ कुछ और है, होता कुछ और है। कहते हैं 97 का यूज कर लेते हैं वकील, जबकि वो कर नहीं सकते। फिर मैंने सोचा नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, आगे बताता हूं। ये देखो मिल गया 97 सबको। हियर कम्स 97। इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, यानी जेएमआईसी भी कर सकता है, has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offense। illegal confinement होगी, हस्बैंड से बात नहीं करवा रहे, क्या आता जबरदस्ती करके घर में रखी हुई हो, समझ में आया? इलीगल कंफाइनमेंट अपने आप में एक ऑफेंस है, ठीक है? तो फिर होगा क्या, एसडीएम पुलिस को भेजेगा कि जाओ उसको लेके आओ, और फिर एसडीएम का आगे बयान होंगे कि क्या तुम अपनी मर्जी से अपने माँ के पास रह रही हो या फिर किसी जबरदस्ती के तहत रह रही हो। और वहां पे हस्बैंड भी होता है और कोशिश होती है उनमें सुलह करा दी जाए, समझ में आया? और सुलह हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि जो लड़की है उसके माँ बाप, अपनी वो बाप खास करके या जो उसका भाई है, वो पीछे ऊपर बैठ जाता है, तुमने मेरी बहन को थप्पड़ कैसे मार दिया, अब तो हम दिखाते हैं हम क्या करेंगे, समझ में आया? हस्बैंड कहता कितनी बार लड़ाई में वो भी मुझे थप्पड़ मार चुकी है, आज मैंने मार दिया तो क्या हो गया, हमारा प्यार ही ऐसा है, समझ में आया? मियां बीवी की बात है, तुम लोग कहां से आ गए? प्रेस्टीज इशू बनाकर मेरी बीवी का दिमाग खराब कर रहे हो, हमें एक बार अकेले बात कर लेने दो, मैं उसे कहूंगा थप्पड़ छोड़, दरवाजा कर अंदर से बंद, तुझे 100 बार जुत्ती मारने। मियां बीवी तो है, क्या हो गया? गुस्सा शांत, समझ में आया? पत्नी को मनाने के लिए तो एक छोटी सी बात ही काफी है। एक पति ने पत्नी को कहा सुंदर ज्यादा हो तो क्या कुछ भी कर लोगे? वाइफ क्या बोले, समझ में आया? हंसे, खुश हुए या और उठे, समझ में आया? तो इसलिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वही लोग समझ सकते हैं। तो 97 की एप्लीकेशन लीगल है या नहीं है, ये देखो। अगर उन्हें लगता है कि कहीं पर इलीगली कन्फाइन किया गया है, he may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person if found, अब मिल गई वाइफ, ठीक है, shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper। आखिर ये 5 वर्ड क्या डिस्क्रिशनरी पावर देता है। अब ये पति के पास जाकर रहेगी, ये मेरा आदेश है, मैं अकेले में इस बच्ची से बात कर चुका हूं, इस बच्ची ने कह दिया कि वैसे हमारे बीच में कोई इंतजार हो रही है नहीं, ठीक है? तो माँ बाप ने कसम खिला रखी थी अब तक जब हम नहीं बोलते तो घर वापस नहीं आना, और मुझसे मेरा फोन भी छीन रखा है, समझ में आया? तो 97 का यूज हो जाता है फिर। ओके, चले आगे, चलो और आगे चलते हैं। क्योंकि ये रिलेटेड सेक्शंस है ना, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मर्डर का केस जब पढ़ने वाला है तो हस्बैंड उससे पहले ये काम भी कर सकता है, समझ में आया? अगर लड़ाई खत्म करना चाहता है। और आगे चलते हैं। अब 126 के बाद जो अगली चीज आपके सामने आ रही है वो है 127 ऑल्टरेशन इन अलाउंस। देखो जी, एक बार जो आदेश आ गया कोर्ट का सो आ गया, ऐसा नहीं है।
उसके बाद अगर हस्बैंड ज्यादा कमाने लग जाएगा तो मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, कम कमाने लगेगा तो कम हो जाएगी। अगर वाइफ की इनकम बढ़ गई तो मेंटेनेंस कम हो जाएगी, कम हो गई तो बढ़ भी सकती है। वाइफ बहुत कमाने लगी तो मेंटेनेंस खत्म भी की जा सकती है। तो उनकी लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से उस टाइम उसकी जरूरतें थी। वाइफ ने बताया देखो जी मैंने यहाँ एडमिशन लिया, अब तो कोर्स खत्म हो गया ना, अब तो फीस नहीं देनी यूनिवर्सिटी की, तो ऑल्ट्रेशन इन द अमाउंट हो सकता है। किस सेक्शन में एप्लीकेशन लगती है? 127 में, फॉर ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस। और आगे चलते हैं, on proof of a change in the circumstance of any person यानी हस्बैंड दोनों कोई भी हो सकता है, receiving under section 125 of monthly allowance for the mattress or interim mattress चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ordered under same section to pay monthly allowance for the mattress, किसी को भी लगी हुई है, मजिस्ट्रेट may make such alteration, ठीक है, और interim mattress, ओके, और in consequences of any decision of a competent civil court, any order made as a order should be cancelled भी हो सकता है, shall cancel the order as the case may be and vary। एक जो मेंटेनेंस लगी हुई है उस ऑर्डर को कैंसिल भी किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है। देन where any order has been made under section 125 in favor of woman, woman के फेवर में लग गई है, who has been divorced by or obtained divorce, पति ने दिया या फिर उसने मांगा और मिल गया डिवोर्स, The magistrate shall, if he is satisfied that, अगर इन चीजों को लेकर satisfied है कि अगर उसने शादी कर ली है दोबारा, ठीक है, आफ्टर द डिवोर्स रीमैरिज हो गई है, कैंसल सच ऑर्डर, ठीक है जी, एज फ्रॉम द डेट ऑफ रीमैरिज, जिस दिन रीमैरिज हो गई मेंटेनेंस बंद, अब नया पति भरण पोषण करेगा। दूसरा, द वुमन हैज बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज रिसीव्ड, ये है एलिमनी, whether before or after the date of the said order, whole of the sum under the customary of personal law applicable to the parties। एलिमनी एक बार में 25 लाख लेके कहानी खत्म। तब भी क्या होगा? where such sum was paid before such order from the date on which such order was made। अगर तो जब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया उससे पहले ही एलिमनी पे हो चुकी है, तो जिस दिन ऑर्डर पास हो उसी दिन से जो मेंटेनेंस का ऑर्डर आया था वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अगर इफ एनी अदर केस, यानी कि मेंटेनेंस ऑर्डर के 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद एलिमनी पे की है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर व्हिच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड, जितने टाइम की मेंटेनेंस दे दी कभी रिफंड नहीं होगी। मान लो 6 महीने की मेंटेनेंस दे दी, उसके जब दे दी उसके 2 महीने के बाद एलिमनी पे कर दी, फिर बाद में हस्बैंड को लगा 4 महीने तो फालतू दे दी, वो रिफंड ले सकता है? नहीं ले सकता। इस सेकंड पॉइंट की वजह से एलिमनी एक बार पत्नी ने लाखों रुपए ले तो लिया और फिर से मेंटेनेंस कैसे? समझ में आया? देन द वुमन हैज obtained a divorce from her husband and she voluntarily surrendered her rights as the case may be after divorce, cancel the order from the date of, अगर वाइफ खुद अपना अधिकार खत्म कर लेती है, छोड़ दी, तब भी खत्म। अगला, at the time of making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person to whom a monthly allowance for the middle intermittent or any of them has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account the sum which has been paid to, recovered by such person or any of the case may be in person of such order or said order। अब समझो, जब डिक्री पास करते हैं, ठीक है, मेक एनी डिग्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डॉरी बाय एनी पर्सन टू whom a monthly allowance to be paid under section 125, ठीक है, has been paid, जितना अभी तक पैसा दे चुके हैं उसको कंसीडर किया जाएगा जब लंप सम की बात नहीं होती है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिग्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस। क्लियर? अब ये देखो, यहां से ये आ गया आपका 127, नहीं जरूरत नहीं है इसी में क्लियर हो रही है। चलो जी, 127 चेंज इन द सर्कमस्टांसेस है तो मेंटेनेंस बदल जाएगी। क्लियर? ये सब मैं समझा चुका, बार बार करने की जरूरत नहीं है।
रीमेरिड होगी मेंटेनेंस बंद, एक बार पैसे लिए तभी मेंटेनेंस बंद, वॉलंटरी सरेंडर है तभी मेंटेनेंस बंद, करवा दिया। नेक्स्ट, अब ये केस देखो, सुशील कुमार वर्सेस नीलम कोहली, इंपॉर्टेंट। In this case, a suit was filed regarding divorce between husband and wife. ठीक है? During the trial, the wife made an agreement with the husband that she will not claim any maintenance from the husband after the divorce. अब ये क्या हुआ? ट्रायल के दौरान, ठीक है, वाइफ ने एक एग्रीमेंट कर लिया हस्बैंड से, मुझे डिवोर्स दे दो, वादा रहा कि मैं इसके बाद कभी आपसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी डिवोर्स के बाद वाइफ ने 125 सीआरपीसी का एप्लीकेशन फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 125 का जो ऑब्जेक्ट है टू प्रोटेक्ट द वुमन फ्रॉम लिविंग द लाइफ ऑफ डेस्टिट्यूट है, इस कारण से उस एग्रीमेंट की अहमियत नहीं है। मेंटेनेंस इज प्रोवाइडेड टू द वुमन as a matter of public policy and not any agreement. समझ में आया? तो इसलिए because that agreement, एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ जब शादी जिंदा है उस समय पर एग्रीमेंट करके अगर अपना मेंटेनेंस के राइट को वेव ऑफ कर रही है तो वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है, बिकॉज एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। लेकिन डिवोर्स के बाद जब उसका राइट पैदा हो गया है हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का, उसमें वो सरेंडर कर देती है अपना राइट, उसका राइट। समझ में आया? ओके, तो अंडर सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये वो पॉइंट क्लियर हुआ। देन सो द एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड वाइफ नॉट टू क्लेम मेंटेनेंस इज वॉइड, बट इफ दिस एग्रीमेंट इज आफ्टर डिवोर्स, जब मेंटेनेंस प्रोसेस शुरू हो गई है फिर केस में उसने अपना सरेंडर कर दिया तो खत्म है। When the agreement regarding not to claim maintenance is made after divorce, then such an agreement is valid, and she cannot claim maintenance as she herself has waived her right to claim it. ये पॉइंट टेक्निकली समझ में आ गया? ठीक है। मैरिज सबसिस्टिंग में एग्रीमेंट नॉट टू क्लेम मेंटेनेंस वॉइड है, मैरिज नलिफाइड आफ्टर डिवोर्स, एग्रीमेंट नॉट टू क्लेम मेंटेनेंस वैलिड। क्लियर? और उसको वेवर बोला जाएगा। अब आता है सेक्शन 128। चंडीगढ़ की कोर्ट ने अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया, क्या पटियाला की कोर्ट में भी उसको इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है? आंसर इज यस। समझ में आया? इतनी सी बात है। ये देखो जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा बेयर एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है जी, किस स्टूडेंट से पढ़ाते हैं? ठीक है, शगुन सुन रहे हैं आप? यस सर। जरा A copy of the order of maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be, shall be given without payment to the person in whose favor it is made, or to his guardian if any, or to the person to whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance and expenses of the proceeding, as the case may be, is to be paid, and such order may be enforced by the magistrate in any place where the person against whom it is made may be, on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the of the allowance or as the case may be expenses due। इसका ये मतलब है किसी भी कोर्ट ने अगर मेंटेनेंस ऑर्डर दिया है वो किसी दूसरी सिविल कोर्ट से भी इंप्लीमेंट आप करा सकते हो, और बस वहां पर आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज को चेक किया क्या ये वही पार्टीज हैं कि नहीं है। ठीक है जी, और कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस, ये तीनों चीजें मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसेस यानी जिसको कॉस्ट कहते हैं, ये सब आप किसी भी उससे इंप्लीमेंट करा सकते हैं। शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड, और जिसको पैसे मिलने हैं उसके पास अगर पैसे नहीं भी कोर्ट फीस वाले को देने के तब भी उसे विदाउट एनी पेमेंट पैसे मिलेंगे, और टू हिज गार्डियन, लेकिन अगर वो माइनर है तो गार्डियन को मिल जाए, पागल है तब भी गार्डियन को मिल जाते हैं। ठीक है, इफ एनी और टू द पर्सन टू हुम द अलाउंस
for the maintenance or allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be is to be paid. Clear? चले आगे, अब इसको यहां से देख लेते हैं हम। ये देखिए जी, बस इसमें कुछ खास है नहीं। क्लियर? अब आता है 125 CRPC में स्कोप ऑफ रिविजन। हाँ जी, दूसरी कोर्ट का क्या बताया था आपने? इसमें तो ये था कि ऑर्डर की कॉपी वो बंदा ले सकता है, मतलब किसी दूसरी कोर्ट से। देखिए जी, दोबारा पढ़ाता हूँ। ये देखो वर्ड्स क्या यूज हुए हैं यहाँ पर। any magistrate in any enforced by any magistrate in any place, ये मेन पॉइंट ही है बस। यहाँ की कोर्ट की कॉपी वो पटियाला वाली कोर्ट। अब वो आदमी यहाँ पर केस हार गया, उसने कहा पत्नी को कुछ नहीं दूंगा, ठीक है, मेरी तो एक किताबों की दुकान है, ठीक है, और जितने यार दोस्त यहाँ पे उतरे पटियाला दुकान खोल लूंगा, ले लो, तुम तो चंडीगढ़ की कोर्ट में ही तो जीते हो, मैं अपना बिजनेस ही चेंज कर लूंगा। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन काम तो दुनिया में कहीं बैठ के कर लो। उसने अपने चारों लैपटॉप किए पैक रखे गाड़ी में और चला गया पटियाला, चला गया बिहार, अब मैं वहां से काम कर लूंगा। खास करके आजकल कोचिंग का में भी ये चल रहा है। जो पीसीएम के टीचर्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जानबूझकर, अब वो क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में अपने प्रेमिसेस वेकेट कर दिए, अब वो जानबूझकर फिजिक्स क्लासेस स्टार्ट ही नहीं कर रहे कि कितना खर्चा बच रहा है, कितने लाखों का मनी सेव हो रहा है रेंट का, और मनी सेव हो रहा है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, और उससे भी ज्यादा मनी सेव हो रहा है टीचर्स का। पहले एक हॉल में 40-60 बच्चे होते थे, अब 200 300 बच्चों को ऑनलाइन एक क्लास में पढ़ा दो। समझ में आया? तो टीचर का खर्चा कम, बिजली का खर्चा कम, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कम, रेंट से बच गए। ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं। मान लो ऐसे ही इंस्टीट्यूट का कोई मालिक है, ठीक है, वो केस हार गया, मान लो चंडीगढ़ कोर्ट में हार गया, वो जानबूझकर अगले दिन से अपने लैपटॉप से उठाएगा, ठीक है, उठाकर चला जाएगा चेन्नई, मैं चेन्नई से पढ़ा दूंगा, एक कमरा लेगा 5,000 रुपए महीना में, इंटरनेट लगवाएगा और वहां से पढ़ाना शुरू कर देगा। तो अब क्या चेन्नई की कोर्ट से भी आप मेंटेनेंस का केस जो हारा था चंडीगढ़, वहां इंप्लीमेंट करा सकते हो? आंसर इज यस। इज माय पॉइंट क्लियर? उसे वहां सेटअप बना लिया, अपना पूरा इश्यू खोल दिया, तो वहां पे भी इंप्लीमेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया, इवन कि सीपीसी में भी, ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव कोर्ट और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस डिफरेंट हो सकती है। समझ में आया जी? किसी भी कोर्ट से आप इंप्लीमेंट करवा दो जहां प्रॉपर्टी है, खास करके, क्लियर, वहां करा लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है मेंटेनेंस का। कुछ पॉइंट्स इसमें बचे हैं, वो मैं और करा दूं। जैसे स्कोप की बात आती है, समझो, इफ द हस्बैंड इज डिससैटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट, तो क्या फाइल करेगा? रिवीजन फाइल करेगा। अब रिवीजन कोर्ट किस हद तक आगे बढ़ सकती है, ठीक है जी, ये देखो, इफ husband is dissatisfied by the order of the trial court in 125 proceedings, he may go for revision proceedings. कहां जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। As appeal against the order of 125 is not maintained, ये सबसे मेन बात। 125 के ऑर्डर में अपील जा सकती है? नहीं हो सकती। क्या होगी? सिर्फ रिवीजन होगी। ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। अब ये लोग whether one should opt for revision proceedings or not depends on the merit of the case in hand. रिवीजन जाना चाहिए वो मेरिट ऑफ केस पे डिपेंड करता है। revision in the higher court is of limited purposes only. Higher courts have limited jurisdiction to adjudicate or to decide upon the order given by the lower court. अब इसमें स्कोप को लेकर क्या बात है? सबसे मेन चीज, कमला देवी केस में क्या था? High Court will not interfere in the finding of the lower court if the evidence is properly appreciated. ठीक है जी? सिर्फ क्या करेगा वो कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को लेकर काम कर लेंगे, कि वेदर नेग्लेक्ट था नहीं था, इन फाइंडिंग्स को लेके कुछ नहीं करेंगे। देन इफ देयर इज अ पॉजिटिव फाइंडिंग दैट हस्बैंड हैज फेल्ड टू मेंटेन द वाइफ, therefore the order of maintenance is passed, the revisional court cannot upset and interfere the finding of the lower court. यही बोला मैंने भी, अगर निचली कोर्ट ने मान लिया हाँ निग्लेक्ट था, तो इस कोर्ट को नहीं झुठलाएंगे वहां पर,
ये उल्टा नहीं करेंगे, सिर्फ क्या होगा अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को लेके हाँ डिवीजन में बात हो सकती है। क्लियर? और आगे चलते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू चाइल्ड इज इलेजिटिमेट इज एप्लीकेंट अ वाइफ। क्या चाइल्ड इलेजिटिमेट है? क्या एप्लीकेंट वाइफ है? bring preeminently questions of fact cannot be reopened and revisional court cannot substitute its own views। वो उसका चाइल्ड है भी है या नहीं, ये ट्रायल कोर्ट का काम था देखना। डीएनए टेस्ट कराया, जैसे मुझे पता चल गया हाँ इसी का बच्चा है। अब इस चीज को लेकर रिवीजन के स्कोप में नहीं आता। समझ में आ गया? अब क्या ये हस्बैंड वाइफ है, क्या ये इसकी पत्नी है, ये ट्रायल कोर्ट देखेगी और वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा मैं इसकी लीगली वेलिड वाइफ हूं। समझ में आया? अब इसको रीओपन हाई कोर्ट में नहीं करेंगे, तो रिविजनल कोर्ट का लिमिटेड स्कोप है मेंटेनेंस के केस में। जो मैं अब करा रहा हूं ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। क्लियर? और पेपर में इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ द फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल कोर्ट इज दैट एप्लीकेंट इज अ लीगली वैलिड वाइफ, एक बार ट्रायल कोर्ट ने मान लिया कि वो लीगली वैलिड वाइफ है and high court disturbs the finding that applicant is not a legally wedded wife and disturbs the finding, this cannot be permitted as the finding would become negative and such findings would have a long lasting impact on the society with evil consequences। clear? और आगे चलते हैं। However, if the finding of the high court is negative, then only higher courts have power to interfere with the order। समझ में आया? ये संतोष वाले केस में। चलिए जी आगे। यहां पर ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश होता है। ओके? ये 2 पॉइंट्स साथ में जोड़ के पढ़ो। ये देखो, यहां से पढ़ना पड़ेगा इसको। The quality to child is illegitimate is applicant a wife being preeminently questions of fact cannot be reopened and a revisional court cannot substitute। रिवीजन कहां का लाई करती है? गवर्नमेंट कहां का लाई करती है रिवीजन? है ना जी? सुप्रीम हाई कोर्ट के बाद फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। is applicable a wife being preeminently questions of fact cannot be reopened and revisional court cannot substitute its own views। ये समझ में आ गया? वाइफ है या नहीं है और वो बच्चा इलेजिटिमेट है या नहीं है, ये इसमें रिविजनल कोर्ट अपने व्यूज को बीच में नहीं डालेगी। नाउ इफ द फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल कोर्ट इज दैट एप्लीकेंट इज अ, ट्रायल कोर्ट ने माना कि हाँ लीगली वेड वाइफ है, एंड अगर हाई कोर्ट डिस्टर्ब करते इस फाइंडिंग को, तो that applicant is not a legally wedded wife and disturbs the finding, this cannot be permitted। क्यों? इसका long lasting effect होगा क्योंकि तो husband wife ही नहीं है। However, if the finding of the high court is negative, then only higher courts, ठीक है, अगर हाई कोर्ट को ये पता चल रहा है कि इंडिविजुअल की शादी हुई ही नहीं है, only higher courts have power to interfere with the order। ठीक है, अब इसका क्या मतलब निकला? रिवीजनल कोर्ट में देखेगी, सुप्रीम कोर्ट में रिवीजनल कोर्ट से जो ऊपर वाली भी कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो इसको देख सकती है कि भाई ये गलत हुआ है। रिवीजन के अंदर नहीं होगा। समझ में आया? रिवीजनल कोर्ट का लिमिटेड स्कोप है। और कोई खास बात? ठीक है जी। अब इस वाले सेशन को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। लीव, इसको नहीं करते भैया, इसको भी नहीं करते। चलो जी, अब इसके साथ अभी हमारे पास टाइम है एक और टॉपिक खत्म कर देने का। ठीक है जी, तो हम कर देते हैं कौन सा टॉपिक? अब मैं एंसिलरी टॉपिक साथ साथ कराता जा रहा हूँ। ठीक है, आई वुड लाइक टू फिनिश चैप्टर 6 कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं कुछ और भी एक बातें आपसे डिस्कस करनी थी वो करता हूँ पहले मैं।